हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए और ये हमारा चौथा भाग है। पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी मानव विकास सूचकांक की, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी से रिलेटेड हमारा ये पूरा वीडियो होगा, इसमें हम गरीबी को विस्तार से जानेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियोस भारतीय अर्थव्यवस्था के मिस किए हैं तो उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये शुरू करते हैं। भाग 4, गरीबी। गरीबी क्या है? अगर परिभाषा के अनुसार देखते हैं या फिर हम किस प्रकार से गरीबी का आकलन करते हैं या फिर गरीबी को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो जीवन की वह अवस्था या स्थिति जब मनुष्य मूल आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, गरीबी कहलाती है। मतलब किसी भी मानव के, किसी भी मनुष्य के जीवन की वह स्थिति जब वह अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, गरीबी कहलाती है। मूल आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इन मूल आवश्यकताओं से जो वंचित है वह गरीब कहलाएगा। या फिर अन्य भाषा में इसको देखेंगे तो जीवन निर्वाहन की वह स्थिति जब मनुष्य अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, गरीबी कहलाती है। मतलब जीवन निर्वाहन की वह अवस्था जब मनुष्य अपनी डेली नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वह अवस्था गरीबी कहलाती है। और जो मनुष्य अपनी डेली नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, अपनी दैनिक जरूरतों को दैनिक जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह मनुष्य गरीब कहलाता है। बात करते हैं भारत में गरीबी किस प्रकार से। तो भारत में गरीबी के स्तर पर उपभोग और आय दोनों को आधार बनाकर निर्णय लिया जाता है। मतलब भारत में जो गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है उसमें उपभोग और आय दोनों को आधार बनाया जाता है। उपभोग और आय दोनों को आधार बनाकर भारत में गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। उपभोग का मापन मुद्रा के उस भाग से किया जाता है जो लोगों द्वारा घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय की जाती है, और आय की गणना विशेष व्यक्तियों द्वारा कमाई जाने वाली आय के अनुसार की जाती है। मतलब इस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि मुद्रा का वह भाग जो लोगों के द्वारा घर की आवश्यक चीजों को खरीदने पर व्यय, मतलब वह हिस्सा पैसे का जिसमें वे डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं। और आय की गणना उन विशेष व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो कमाई जिनकी होती है और जिनके द्वारा आय प्राप्त होती है घर में। मतलब जो घर के मुखिया होते हैं, ये कह सकते हैं, तो उनकी आय का आकलन करते हैं। तो इस प्रकार उपभोग और व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन करते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत दिया गया। भारत में गरीबी को और विस्तार से पढ़ेंगे तो भारत में गरीबी के आकलन के लिए तात्कालिक योजना आयोग, जो इस समय नीति आयोग है, के द्वारा सुरेश चंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया था। भारत में गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग के द्वारा सुरेश चंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया था। वो समूह क्या था? इसको तेंदुलकर समिति के नाम से जाना गया। जो सुरेश चंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, उसको तेंदुलकर समिति कहा जाने लगा। सन 2009 में तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में क्या क्या अवधारणाएं थी? तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की असमर्थता से जुड़ी है। जैसा कि पहले परिभाषा में बात की, जब अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रह जाता है मनुष्य, उसी अवधारणा को लेकर तेंदुलकर समिति ने कुछ तथ्य पेश किए, जिसमें पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त करना शामिल था, पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र, रहने के लिए उपयुक्त व स्वच्छ स्थान, बीमारियों से बचने की क्षमता, शिक्षा व समाज की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए गत्यात्मकता। मतलब इन चीजों की जब कमी आती है
तो मनुष्य गरीब कहलाता है, और इन चीजों की पर्याप्त पूर्ति न होना गरीबी कहलाती है। अब बात करते हैं गरीबी के प्रकार की। गरीबी कितने प्रकार की होती है? गरीबी का आकलन मूल रूप से दो रूपों में किया जाता है, पहला सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। गरीबी के प्रकार की अगर चर्चा करते हैं तो गरीबी के आकलन के लिए गरीबी को दो प्रकार में परिभाषित किया गया है, पहला सापेक्ष गरीबी, दूसरा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होती है, इस पे बात करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी, इसमें विभिन्न आय वर्गों की विषमताओं के स्तर का पता चलता है। जो सापेक्ष गरीबी है, रिलेटिव पॉवर्टी, उसमें विभिन्न आय वर्गों की विषमताओं के स्तर का पता चलता है। किस प्रकार से? सापेक्ष गरीबी में जनसंख्या के विभिन्न आय वर्गों के संदर्भ आय के अनुमान लगाए जाते हैं। मतलब जो आय प्राप्ति है वो जो समाज का विभिन्न वर्ग है उनके संदर्भ में हम आय का अनुमान लगाते हैं। और किस प्रकार से लगाते हैं? इसमें निचले स्तर के 5 से 10% आय समूह की तुलना, जो समाज में निचले स्तर के लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, उनके 5 से 10% आय समूह की तुलना ऊपरी 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है। इस प्रकार जो हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं वो सापेक्ष गरीबी से उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इससे प्राप्त परिणाम सापेक्ष गरीबी की स्थिति को व्यक्त करता है। सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों के मध्य विषमता को दर्शाता है, जबकि गरीबों की मात्रा का निर्धारण नहीं करता है। सापेक्ष गरीबी से में सिर्फ आय वर्गों के मध्य विषमता का पता चलता है, लेकिन वास्तविक में गरीबी की मात्रा क्या है या गरीबों की संख्या क्या है, इस चीज का निर्धारण सापेक्ष गरीबी से नहीं कर सकते हैं। और गरीबों की मात्रा का निर्धारण किससे होता है, यह हम अभी आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। सापेक्ष गरीबी के निर्धारण में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, पहला लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लॉरेंज वक्र क्या है? 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंस के द्वारा इस वक्र को विकसित किया गया। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे है। जो लॉरेंज वक्र प्रस्तुत किया गया मैक्स ओ लॉरेंस के द्वारा, उसमें वक्र के प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों को व्यक्त करते थे जो एक निश्चित आय, जैसे कि अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर और नीचे की बात करके जो औसत निकालते हैं उसके निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होती है। और गिनी कोएफिशिएंट में क्या होता है? इसमें आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप की जाती है। अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में इसकी माप से निर्धनता की मात्रा का पता चलता है, अर्थात गरीबों की संख्या की गणना इससे हम कर सकते हैं। जैसे सापेक्ष गरीबी में हम जो गरीबों की मात्रा है उसका पता नहीं लगा सकते हैं, और निरपेक्ष गरीबी में हम गरीबों की वास्तविक संख्या क्या है उसका पता लगा सकते हैं। इसमें एक निश्चित मापदंड को आधार बनाया जाता है तथा इस मापदंड के नीचे रहने वाले गरीब कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह गरीब की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए हमने एक मापदंड निर्धारित कर दिया कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन पैसा कमाता है, उसका जो दैनिक आय है, दैनिक आमदनी है, वो प्रतिदिन 2400 कैलोरी, या मान लीजिए हम कुछ भी निर्धारित करते हैं x कैलोरी या y कैलोरी, तो अगर वह प्रतिदिन x कैलोरी भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह गरीबी की श्रेणी में आएगा। और जो यह मापदंड है, यह मापदंड गरीबी रेखा कहलाती है, और इसके नीचे आने वाले सभी व्यक्ति गरीब कहलाते हैं। मतलब मान लीजिए जो हमने अभी बात की 2400 कैलोरी का जो उदाहरण दिया, अगर 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेता है मनुष्य अपनी दैनिक आय से, 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में समर्थ है, तो उसके ऊपर जो भी व्यक्ति आते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, और उसके नीचे जो भी लोग आएंगे वो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे, और यह मापदंड 2400 कैलोरी गरीबी रेखा कहलाएगी। ये एक उदाहरण हो गया। और इस विधि को हेड काउंट मेथड कहते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है हेड काउंट मेथड, तो इसमें जो संख्या है उसका स्पष्ट पता चल जाता है।
निर्धनता की माप के लिए सबसे पहले निरपेक्ष प्रतिमान का जो प्रयोग हुआ वो 1945 ईस्वी में FAO, जिसको संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के नाम से जानते हैं, उसके महासचिव R. वाइट के द्वारा किया गया था। तो निर्धनता की माप के लिए सबसे पहले निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग कब हुआ? 1945 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? R. वाइट के द्वारा, जो महासचिव थे FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के। अब बात करते हैं भारत में गरीबी रेखा की माप किस प्रकार से करते हैं। भारत में गरीबी रेखा की माप निर्धनता रेखा पर आधारित है। इसमें नीति आयोग के दृष्टिकोण व माप को स्वीकार किया जाता है। पहले इसको योजना आयोग के दृष्टिकोण या माप को स्वीकार किया जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि योजना आयोग परिवर्तित होकर नीति आयोग बन गया है, तो इसमें नीति आयोग के दृष्टिकोण व माप को स्वीकार किया जाता है। भारत में पौष्टिक दृष्टिकोण से निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। जो मापदंड है वह पौष्टिक दृष्टिकोण है। माप की यह प्रणाली भोजन ऊर्जा प्रणाली, जो फूड एनर्जी सिस्टम कहलाती है। किसी परिवार के लिए वह न्यूनतम है जिसमें वह न्यूनतम उपभोग स्तर को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, गरीबी कहलाती है। जो भारतीय मापदंड की अगर बात करते हैं तो उसमें वह कह सकते हैं कि किसी परिवार के लिए वह न्यूनतम आय जिसमें वह न्यूनतम उपभोग स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है, गरीबी कहलाती है। ग्रामीण व्यक्तियों के लिए औसत कैलोरी 2400, जबकि शहरी लोगों के लिए औसत कैलोरी 2100 निर्धारित की गई है। अगर वह इसमें प्राप्त करने में असमर्थ है तो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग के द्वारा 1962 में सर्वप्रथम किया गया। योजना आयोग ने सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में इसका प्रयोग किया। बात करते हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की। अन्य जो परीक्षा के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है उनकी। तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में हुई थी, जो भारतीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। और राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण किसके अधीन है? यह भारतीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। योजना आयोग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के द्वारा गृहस्थ उपभोक्ता व्यय के सर्वेक्षण के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और इन्हीं आंकड़ों के अनुसार गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। गरीबी रेखा को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित करते हैं। जो पर मंथ का जितना कंजम्पशन होता है उसके हिसाब से गरीबी रेखा को परिभाषित करते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के द्वारा 61वें चक्र में, जो वर्ष 2004-2005 के चक्र था, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 365 रुपये प्रतिदिन और 539 रुपये प्रतिदिन शहरी क्षेत्र के लिए व्यय आधार पर निर्धारित किया गया था। और भारत में गरीबी का स्तर 27.5%, 27.5% था। ग्रामीण क्षेत्र में 28.3%, जबकि शहरी क्षेत्र में 25.7% गरीबी थी। और अगर लेटेस्ट की बात करते हैं तो 22 जुलाई 2013 को जो वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण ने आंकड़े प्राप्त किए 61वें चक्र के आधार पर, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो निर्धारित किया है वो 816 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1100 रुपये प्रति व्यक्ति आंकड़ा निर्धारित किया। इस प्रकार जो गरीबी का स्तर था, कुल गरीबी की जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 21.9%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% और शहरी क्षेत्र में 13.7% गरीब की मात्रा है। गरीबी की जो मात्रा है वो इतनी है। 61वें चक्र के अनुसार भारत में गरीबी दर, डॉक्टर लिख गया है, टाइपिंग एरर है, गरीबी दर में 22% की कमी आई है। और अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा का आधार मापदंड की, तो वह $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। मतलब जो व्यक्ति प्रतिदिन $1.25 आय प्राप्त करता है, उस हिसाब से भारत की अगर बात करते हैं तो भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इसके अनुसार भारत में अभी भी 41.6% जनसंख्या गरीब है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की गरीबी की संपूर्ण तथ्यों की, और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 5 में हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी की।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी अगर कोई समस्या है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कुछ अलग से टॉपिक चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।